हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो आज की वीडियो में हम क्लास 11th का जो चैप्टर 10 है द फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस उसको डिस्कस करेंगे। और ये है हमारा पार्ट 2। ऑलरेडी हमने फर्स्ट पार्ट में क्या डिस्कस किया था, व्हाट इज द मीन बाय द फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई इन नीड कॉन्स्टिट्यूशंस एज मीन्स ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाट इज द पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लिया था। आज हम इंडिविजुअल फ्रीडम यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता किसे कहते हैं उसको डिस्कस करेंगे। यानी कि अगर हम सबसे पहले पॉइंट्स की बात करें अपने कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशंस है वो क्या है, एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति क्या है, तो प्रतिबंध है। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में जो अगर हम सबसे पहली बात करें तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशंस किस बारे में बात करते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है। रिमेंबर, यानी कि अगर हम याद रखें कि जो राम मोहन राय ने ब्रिटिश औपनिवेशिक राज्य द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता में कटौती का विरोध किया था। यानी कि जो हमारे राम मोहन रॉय हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया था किसके अगेंस्ट में, ब्रिटिश के अगेंस्ट में, क्योंकि हम जो कॉलोनियल थे वो किसके थे, तो ब्रिटिश के थे। तो जो राम मोहन रॉय थे उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था किसके विरुद्ध, जो प्रेस है यानी कि जो प्रेस ऑफ फ्रीडम है उसके विरुद्ध में क्या है, उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनियल में क्या था कि प्रेस की स्वतंत्रता नहीं दी गई थी। तो इस बात के लिए राजा राम मोहन रॉय के द्वारा क्या है, तो प्रोटेस्ट किया गया था। तो यहीं से जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है यहाँ से हमें क्या है, क्या देखने को मिलता है, एक इंडिविजुअल फ्रीडम देखने को मिलता है। अगर हम बात करें डेमोक्रेसी का जो फोर्थ जो पिलर माना जाता है, किसे माना जाता है, मीडिया को माना जाता है। यदि मीडिया स्वतंत्र है, स्वतंत्र रूप से काम करता है, तो डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए ये एक चौथे स्तंभ की तरह काम करता है। इसीलिए राम मोहन रॉय के द्वारा इस बात के लिए प्रोटेस्ट किया गया था कि प्रेस की जो फ्रीडम है उसको रखी जाए, ना कि उसको सप्रेस यानी कि उसको औपनिवेशिक बना के रखा जाए, यानी कि उसको कंट्रोल में रखा जाए। वहीं पे अगर बात करें, इट इज नॉट अ सरप्राइजिंग देयर फॉर डेट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज द इंटरनल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमें इस बात के लिए सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर क्या है, एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, यानी कि अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को व्यक्त करने का हमारा एक अधिकार है। और यहीं से फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो क्या है, एक अधिकार लेता है अपने व्यूज को रखने के लिए। सो इट इज द फ्रीडम ऑफ आर्बिट्री अरेस्ट, यानी कि इसी प्रकार से मनमानी गिरफ्तारी से मुक्त है। यानी कि जब किसी व्यक्ति को पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा अरेस्ट किया जाता है तो उसके पास ये अधिकार रहता है कि वो ये जान सके कि उसे किस बात पे अधिकार मतलब अरेस्ट किया जा रहा है। और दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है इसके तहत किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है तब तक जब तक वो क्या है, सिर्फ अपने विचार को प्रस्तुत कर रहा है। यानी यदि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा हेट स्पीच फैलाई जाती है सोसाइटी में, तब उसको अरेस्ट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि तब वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर नहीं आएगा। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब है वो अपने जो भी पॉजिटिव व्यू है या जो भी उसकी विचारधारा है वो सोसाइटी के अंदर स्वतंत्र होकर के क्या कर सकता है, समाज में रख सकता है। तो इसका ये मतलब नहीं कि वो कोई भी हेट स्पीच वो समाज में फैलाए या कोई भी देशद्रोही स्पीच वो सोसाइटी में फैलाए। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत कोई भारत के खिलाफ, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ अपशब्द बोला जाता है, तब उसे अरेस्ट किया जा सकता है। लेकिन तब उसे अरेस्ट किया जा सकता है यदि वही व्यक्ति या कोई व्यक्ति अपने पॉजिटिव व्यूज या सिर्फ अपने विचार को रखता है, ऐसे भाषण में ऐसे विचार जिससे सोसाइटी में हार्मफुल ना क्रिएट हो, तो वो आता है हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत। तो हमारे कंट्री के अंदर ये अधिकार दिया गया है कि हर एक व्यक्ति को अपने विचार रखने का अधिकार है, यह अधिकार होगा। द इनफेमियस रिवोल्ट एक्ट, यानी कि जब हम बात करें कुवैत रोल एक्ट के बारे में, जिसका राष्ट्रीय आंदोलन ने इतना जोरदार विरोध किया था, ने इस बुनियादी स्वतंत्रता को नकारने की कोशिश की थी। यानी कि जो हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है इसके
जब अपोज किया जा रहा था इसके लिए, तो इसको रोकने के लिए क्या है, काफी स्तर पर क्या है, नेशनल मूवमेंट चलाया गया था। अब बात करते हैं सोशल जस्टिस के बारे में, यानी कि सामाजिक न्याय क्या है। क्लासिकल रिवोल्यूशन ऑलवेज प्रिविलेज राइट ऑफ द इंडिविजुअल ओवर डिपेंडेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड कम्युनिटी वैल्यूज। यानी कि अगर हम बात करें, शास्त्रीय उदारवाद हमेशा सामाजिक न्याय और सामुदायिक मूल्यों की मांगों पर व्यक्तियों को अधिकार का विशेष अधिकार देता है। द लिबरेशंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफर फ्रॉम द वर्जन ऑफ टू टाइप्स। यानी कि भारत का जो संविधान है, भारतीय संविधान का जो उदारवाद है, इस संस्करण को दो तरह से, इसके दो वर्जन हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वर्जन जो है, यानी कि जो पहला वर्जन है, इट वॉज ऑलवेज लिंक टू सोशल जस्टिस, यानी कि ये हमेशा क्या है, किससे जुड़ा हुआ है, सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ है। तब अगर हम बेस्ट एग्जांपल्स की बात करें, प्रोविजंस ऑफ रिजर्वेशंस, यानी कि संविधान के अंदर अगर एक अच्छे उदाहरण की बात करें, जो अनुसूचित जनजाति है, और जो अनुसूचित जनजाति है उनके लिए हमें क्या देखने को मिलता है, एक रिजर्वेशंस देखने को मिलता है। फिर द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस बिलीव दैट आर द mere granting of the right to equality was not enough to overcome age-old injustice suffered by this group or to give a real meaning of their right to vote। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के द्वारा किस चीज पे ज्यादा बेस दिया गया था, तो एक अधिकार दिया गया है हमारे हम सबको, राइट टू इक्वलिटी। ये अधिकार देने का मतलब ये नहीं था कि हम जो हमारे शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, उनके कंपेयर में हम अदर लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, इनजस्टिस कर रहे हैं। ये अधिकार देने का मतलब, रिजर्वेशंस देने का मतलब था जो शेड्यूल कास्ट है या जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उन सबको भी और लोगों के ऊपर या और पीपल्स के बराबर लाने के लिए ये रिजर्वेशन दिया गया था। और बात करें, संविधान निर्माताओं का मानना ये भी था कि केवल समानता का ही अधिकार प्रदान कराना इन समूहों, यानी कि जो समूह थे, इनके द्वारा झेलते हुए जो संसद पुराने अन्याय थे उनको दूर करने या उनके वोट देने के अधिकार को वास्तविक अर्थ देने के लिए पर्याप्त नहीं है। यानी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस मेकर थे उनका ये कहना था, सिर्फ रिजर्वेशन देना ही क्या है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को रिविजन, जो रिजर्वेशन है उसी के बेस पे क्या है, हम ऐसा नहीं कर सकते कि जो पास्ट टाइम में जो भी उनके साथ अन्याय हुआ हो उसको दूर कर सकते हैं। उसके लिए क्या है, राइट टू इक्वालिटी और राइट टू वोट का भी अधिकार उन्हें दिया गया। और दूसरा हमें देखने को मिलता है कि उन्हें उनके हितों को आगे बढ़ाने के लिए विशेष संवैधानिक उपायों की आवश्यकता थी। इसलिए संविधान निर्माताओं ने अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए विशेष उपायों का भी क्या है, जो विशेष उपायों का प्रदान किया गया, जैसे कि विधानसभा में उनके लिए सीट क्या कर दी गई, रिजर्व कर दी गई। संविधान में सरकार के लिए इन समूह के लिए क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरी में भी क्या है, रिजर्वेशंस दे दिया गया, जिसकी वजह से सिर्फ इसलिए दिया गया ताकि जो हमारे सोशल, जो हमारे शेड्यूल ट्राइब्स हैं, शेड्यूल कास्ट है, इन सबको भी क्या है, जनरल लोगों के बराबर में लाया जा सके और हमारी जो सोसाइटी, हमारी जो कंट्री है, उसमें एक इक्वालिटी यानी कि समानता ला सके। रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड माइनॉरिटी राइट्स, फिर उसमें क्या किया गया, जितने भी जो डाइवर्सिटी है यानी कि जो विविधता है और जो अल्पसंख्यक है, उन सबके अधिकारों की यानी कि अधिकारों का सम्मान भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया। किसके लिए, सिर्फ जो इंडिविजुअल जस्टिस है यानी कि जो सोशल जस्टिस है हमारा, उसको समाज में लाने के लिए ये सारे प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखे गए। द कॉन्स्टिट्यूशंस इनकरेज इक्वल रिस्पेक्ट बिटवीन कम्युनिटीज, यानी कि हमारा जो संविधान है सभी समुदायों के बीच में क्या है, एक समान, यानी कि एक समान बीच में, समुदायों के बीच में समान सम्मान को प्रोत्साहित करने का काम भी करेगा, यानी कि प्रोत्साहित करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। दिस वे नॉट इजी इन आवर कंट्री, यानी कि ये हमारे देश के लिए आसान नहीं था। पहले समुदायों में हमेशा ही समानता का रिश्ता नहीं होता, वे एक दूसरे के साथ क्या है, श्रेणीबद्ध संबंध रखते हैं। यानी कि अगर हम सोसाइटी के अंदर देखें, आज भी हमें सोसाइटी के अंदर क्या है, क्या देखने को मिलता है, एक श्रेणीबद्ध हमें देखने को मिलता है, यानी कि अपर कास्ट, लोअर कास्ट, सब
बिलो मतलब अपर कास्ट, लोअर कास्ट, ये सब भी हमें आज भी सोसाइटी के अंदर देखने को मिलता है, जैसा कि जाति के मामले में हम ये सारी चीजें देख सकते हैं। और सेकंड हमारे माइंड में फिर सेकंड क्या रखी गई, सेकंड वर्जन क्या रखा गया, अगर सेकंड वर्जन की बात करें तो जब समुदाय एक दूसरे को समान समझते हैं तो वे क्या है, प्रतिद्वंद्वी भी बन जाते हैं, जैसे कि धार्मिक समुदाय के मामले में हम ये देख सकते हैं। यानी कि अगर हम फर्स्ट वर्जन की बात करें तो फर्स्ट वर्जन में हमें क्या देखने को मिलता है, एक जाति के मामले में देखने को मिलता है। वही चीज अगर हम सेकंड वर्जन में देखें, यानी कि जब समुदाय एक दूसरे को क्या मान लेते हैं, जब समान मान लेते हैं, एक बराबर मान लेते हैं, तो उस टाइम पे फिर क्या कॉम्पिटिटिव बन जाता है, उस टाइम पे धार्मिक समुदाय के मामले में हमें प्रतिद्वंदित्व देखने को मिलता है, यानी कि जो प्रतिद्वंदित भी बन जाते हैं। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण था कि कोई एक समुदाय व्यवस्थित रूप से दूसरे पर हावी ना हो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के द्वारा ये रखा गया कि कोई भी एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी पर क्या हो, हावी ना हो, यानी कि वो पहला कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को दबा करके वो ज़्यादा ताकतवर ना बन जाए। इसके लिए हमारे संविधान के लिए सामुदायिक आधारित अधिकारों में मान्यता देने का अनिवार्य बना दिया गया। ऐसे ही एक अधिकार धार्मिक समुदायों को अपने स्वयं के शैक्षणिक स्थान स्थापित करने और चलाने का भी अधिकार दिया गया, सिर्फ इसलिए ताकि सोसाइटी के अंदर क्या हो, एक जस्टिस और इक्वालिटी को स्थापित किया जा सके। इसीलिए हमारे संविधान के अंदर हर एक रिलीजियस कम्युनिटी को ये अधिकार है कि वो अपना एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट चला सकता है और स्थापित कर सकता है। ऐसे स्थानों को सरकार से धन प्राप्त होगा, यानी कि यदि किसी रिलीजियस के द्वारा कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाया जाता है, स्थापित किया जाता है, तो उसके लिए क्या है, सरकार उसे पैसे प्रोवाइड कराएगी। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी लिखी गई है। यह प्रावधान दर्शाता है कि जो भारतीय संविधान है, धर्म को केवल व्यक्तिगत से संबंधित एक निजी मामले के रूप में नहीं देखता। यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट, यानी कि ये जो बातें की गई, ये इस चीज को दर्शाता है कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, धर्म को केवल व्यक्तिगत से संबंधित नहीं है, एक निजी मामले के रूप में नहीं देखता है। अब बात करते हैं सर्कुलिज्म के बारे में। यहाँ पे जो हमने टॉपिक डिस्कस किया, जो सर्कुलर जस्टिस है, ये भी कंसेप्ट है एक तरीके का हमारा सर्कुलिज्म का। सर्कुलिज्म का मतलब होता है कि किसी भी देश का एक धर्म ना होना, उसके लिए सभी धर्म बराबर होना, यानी कि धर्मनिरपेक्ष एक तरीके से हम कह सकते हैं। यानी कि धर्मनिरपेक्ष कहते हैं हम किसको, सर्कुलर को। जैसे कि हम अपनी कंट्री की बात करें, हमारी कंट्री में क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, ना कि कोई रिलीजियस। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, जैसे कि पाकिस्तान क्या है, एक रिलीजियस कंट्री है। क्यों? क्योंकि वो एक धर्म पे बना है। किसके नाम पे बना? एक धर्म के नाम पे बना, यानी कि पाकिस्तान इज इस्लामिक कंट्री। अगर हम अपनी कंट्री की बात करते हैं तो इंडिया इज अ सर्कुलर कंट्री। क्यों? क्योंकि हमारे देश के लिए कोई भी जो धर्म है वो विशेष नहीं है, सभी धर्म हमारे देश के लिए समान रखी गई है। इसीलिए ये प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रखा गया है कि किसी भी रिलीजियस के द्वारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाया जा सकता है या स्थापित किया जा सकता है, और उसको स्थापित करने के लिए क्या है, सरकार पैसे देगी। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो राष्ट्र है वो किसी भी एक विशेष धर्म को ना तो प्रमोट करता है, ना उसे सप्रेस करने का काम करता है। हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे नेशन के लिए हर एक रिलीजियस क्या है, इक्वल है। द मेन स्ट्रीम वेस्टर्न कंसेप्ट, यानी कि अगर हम बात करें सर्कुलरिज्म के बारे में, तो ये हमें कहाँ का कंसेप्ट देखने को मिलता है, यानी कि इसकी जो विचारधारा है वो हमें वेस्टर्न देखने को मिलती है। इसका अर्थ है कि राज्य और धर्म का परस्पर बहिष्कार व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तियों के नागरिकता अधिकारों जैसे मूल्यों की रक्षा के लिए। यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसके लिए है, पब्लिक, यानी कि जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत के जो नागरिकता है उसके अवधारणाओं के मूल्यों की रक्षा करने के लिए है। द टर्म menstrual exclusions means this both religions and state must stay away from the internal affair of one other। यानी कि अगर हम पारंपरिक रूप से बात करें, पारंपरिक बहिष्कार शब्द का जो अर्थ है
वो क्या है, धर्म और राज्य दोनों को एक दूसरे के आंतरिक मामलों से क्या रखा गया, तो दूर रखा गया है। राज्य को धर्म के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं दिया गया। इसी तरह धर्म को राज्य के नीति निर्देशक नहीं करनी चाहिए, यानी कि जिस तरीके से राज्य के पास ये अधिकार नहीं है कि वो धर्म के क्षेत्र में, यानी कि धर्म के यानी कि जो धर्म के क्षेत्र में वो क्या कर सकते हस्तक्षेप करे, उसी तरीके से क्या है, धर्म को राज्य की जो भी नीति निर्देशित है उसकी यानी कि नीति निर्देशित नहीं करनी चाहिए या राज्य के आचरण को प्रभावित नहीं करना चाहिए। दूसरे शब्द में अगर हम बात करें तो पारंपरिक बहिष्कार का अर्थ यह है कि धर्म और राज्य को जो हम बात करें धर्म और राज्य को कड़ाई से अलग किया जाना, कड़ी यानी कि जो हमारी यानी कि जो रिलीजियस है और जो स्टेट है इन दोनों को एक दूसरे से अलग करना, यही है किसका अर्थ, अगर हम बात करें पारंपरिक बहिष्कार का जो अर्थ निकल के आता है। फिर बात करते हैं अगली जो पॉइंट्स है, टू प्रोटेक्ट रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स देयरफॉर स्टेट मस्ट नॉट हेल्प रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसलिए व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्य को धार्मिक संगठनों की मदद नहीं करनी चाहिए, लेकिन साथ ही राज्य को धार्मिक संगठनों को यह नहीं बताना चाहिए कि उनके मामलों का प्रबंध कैसे किया जाता है। ये सारी बातें की गई है किसमें, सर्कुलर के अंदर। अब बात करते हैं राइट ऑफ रिलीजियस ग्रुप, यानी कि जितने भी जो धार्मिक समूह है उसके क्या क्या अधिकार है। अगर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट राइट टू ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज सच एज द राइट ऑफ एस्टेब्लिश एंड मेंटेन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस इस इंडिया मीन्स द फ्रीडम ऑफ रिलीजियस ऑफ बोथ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज, यानी कि भारत संविधान के अंदर हर एक रिलीजियस कम्युनिटी को ये अधिकार दिया गया है कि वो क्या करे, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या तो स्थापित कर सके या उसको मेंटेन करके चला सके। फ्रीडम ऑफ रिलीजियस इस इंडिया मीन्स का मतलब ये है कि भारत के लिए जो फ्रीडम ऑफ रिलीजियस है वो दोनों के लिए, यानी कि अगर इंडिविजुअल्स की बात करें और कम्युनिटीज दोनों के लिए क्या है, यानी कि धर्म की स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्तियों और समुदाय दोनों के लिए क्या है, धर्म की एक स्वतंत्रता है। ये राइट्स हमें ये राइट्स किसे दी गई है, तो ये सारी राइट्स हैं रिलीजियस ग्रुप की। अब बात करते हैं स्टेट पावर ऑफ इंटरवेंशन, यानी कि राज्य के हस्तक्षेप की क्या शक्तियां हैं। राज्य को केवल धर्म के मामले में हस्तक्षेप करना था। राज्य धार्मिक समुदायों को उनके द्वारा संचालित शैक्षणिक स्थानों को सहायता देकर ही मदद कर सकता है। ये सारे स्टेट्स के पास पावर हैं किससे रिलेटेड, धर्म के अंदर, यानी कि धार्मिक जो यानी कि रिलीजियस एरिया है उसके अंदर हस्तक्षेप यानी कि इंटरवेंशंस करने के। तीसरा पॉइंट कहा गया है राज्य धार्मिक समुदायों की मदद या बाधा डाल सकता है जिसके आधार पर कार्रवाई का तरीका क्या है, स्वतंत्र और समानता जैसे मूल्यों को बढ़ावा देना है, यानी कि बढ़ावा देता है। अब बात करते हैं हम प्रोसीड्यूरल अचीवमेंट के बारे में, यानी कि प्रक्रियात्मक उपलब्धियां क्या क्या है। अगर फर्स्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स अ फेथ इन अ पॉलिटिकल डिलिबरेशन, यानी कि सबसे पहले भारतीय संविधान जो राजनीतिक विचार विमर्श में क्या है, जो विश्वास को दर्शाता है। यानी कि अगर हम बात करें जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसको दर्शाता है, विचार और विमर्श के विश्वास को वो दर्शाने का काम करता है। हम जानते हैं कि संविधान सभा में कई समूह और हित का जो पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं था, लेकिन इन विधानसभा से बहस काफ़ी हद तक दिखती है। यानी कि अगर हम बात करें जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है तो उसमें हमें क्या है देखने को मिलती है, काफ़ी ज़्यादा डिबेट्स हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन हम जैसे कि हम ये बात जानते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी तो उसमें पीपल्स के द्वारा डायरेक्ट जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो पीपल्स के रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, लेकिन फिर भी हमें क्या है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में एक डिबेट्स और डिस्कशन दोनों देखने को मिलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रखा जाना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए और क्या पॉसिबल अप्रोचेस होनी चाहिए थी। यह अपने एजेंट दृष्टिकोण लोगों की मौजूदा प्राथमिकताओं का संशोधन करने की इच्छा को अंकित करता है। संक्षेप में अगर हम बात करें स्वहित के लिए नहीं बल्कि कारणों के संदर्भ में परिणामों को सही ठहराने के लिए था। यह अंतर और असहमति में रचनात्मक मूल्यों को पहचानने की इच्छा भी दिखाई देती है।
यानी कि अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो पीपल्स थे वो क्या थे, पब्लिक के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितने भी मेंबर्स जो चुने गए थे वो क्या है, डायरेक्टली चुने गए, तो उसमें पब्लिक के द्वारा वो रिप्रेजेंटेटिव चुने हुए नहीं थे। लेकिन उसके बाद भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में हमें डिबेट एंड डिस्कशंस देखने को मिलता है, जिससे ये साफ पता चलता, ये देखने को मिलता है कि संविधान के अंदर कौन सी बातें का होना चाहिए या कौन सी बातें संविधान में नहीं रखी जानी चाहिए, जिससे कि क्या है, हमें क्या देखने को मिलता है, एक हमें यह अंतर भी देखने को मिलता है असहमति के रचनात्मक मूल्यों को पहचानने की इच्छा भी हमें इसमें दिखाई देती है। अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करें, ऐसे बहुत से प्रावधान हैं जो कि काफ़ी लंबे समय तक डिबेट एंड डिस्कशंस के बाद उसमें संशोधित करके ऐड किया गया था। अगर हम दूसरी उपलब्धियां की बात करें तो इट रिफ्लेक्ट्स अ स्पिरिट ऑफ कंपेरिजन्स ऑफ accommodations. These words comprehensive and accommodations should not always be seen with the disapproval. Not all the comparisons are bad. यानी कि अगर हम दूसरी अचीवमेंट की बात करें तो यह समझौता और समझ की भावना को दर्शाता है। इन शब्दों को जैसे समझौता और आवास को हमेशा ही अस्वीकृत के साथ नहीं देखा जाना चाहिए, कभी कभी समझौते बुरे नहीं होते हैं। अब जो क्रिटिज्म है उसको हम पार्ट थर्ड वीडियो में करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो भी हमने डिस्कस किया, जैसे कि हमारे संविधान की यानी कि जो प्रक्रियात्मक उपलब्धियां वो क्या क्या हैं, राज्य के हस्तक्षेप की शक्ति, फिर धार्मिक समूह के क्या क्या अधिकार है, सर्कुलिज्म, और हमने जो डिस्कस किया था सोशल जस्टिस और इंडिविजुअल फ्रीडम, इसके बारे में हमने 4 टॉपिक आज डिस्कस किया है। तो उम्मीद है मुझे कि आपको ये चारों टॉपिक समझ में आ गए होंगे। यदि कोई डाउट्स हो तो आप अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो जब हम इसका थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे, क्रिटिज्म, जब हम इसका डिस्कस करेंगे तो उससे पहले हम अपने डाउट्स क्लियर करेंगे, तब हम अपना थर्ड पार्ट का लेक्चर डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।